वेलकम टू सिनेमैटिक मूवीज। आज मैं जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ उस मूवी का नाम है शॉशैंक रिडेम्पशन। आशा करती हूँ कि आपको इस मूवी की कहानी पसंद आएगी और इस मूवी की कहानी को जानने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए अब इस मूवी की कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एंडी ड्यूफ्रिन नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत बड़े बैंक का बैंकर होता है। जज उसे उसकी पत्नी और उसकी पत्नी के लवर के कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाता है और सजा के बाद उसे एक ऐसी जेल में भेजा जाता है जहां से आज तक कभी भी कोई कैदी भाग नहीं सका और इस जेल का नाम होता है शॉशैंक। जेल में कई सारे कैदी ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस जेल में ही बिता दी है और जब वो जेल में आए थे तब बाहर की जिंदगी अलग थी और अब बाहर की दुनिया पूरी तरीके से बदल चुकी है और साथ ही इस जेल के कायदे और कानून बहुत ही ज्यादा सख्त है। अगर कोई भी इंसान यहाँ पर गलती करता है या जेल से भागने की कोशिश करता है तो उसे मार मार के अधमरा कर दिया जाता है और एंडी यहाँ पर जेल में बहुत दिनों तक किसी से भी कोई बात नहीं करता और वो यहीं पर एक कैदी से मिलता है जिसका नाम होता है रेड। रेड इस जेल में बाहर से किसी भी चीज को अंदर अवेलेबल करा सकता था और उसे इस जेल में पूरे 20 साल हो चुके हैं। एंडी उसे कहता है कि उसे एक हथौड़ी और एक एक्ट्रेस का बहुत बड़ा पोस्टर चाहिए। रेड एंडी से पूछता है कि क्या तुम उस हथौड़ी से जेल में सुरंग बनाना चाहते हो और फिर एंडी कहता है कि जब वो हथौड़ी आएगी तो उसे देखकर तुम खुद समझ जाओगे और यहीं पर रेड एंडी को वॉर्न भी करता है और वो उसे 3 कैदी दिखाता है और बताता है कि उन तीनों की तुम पर गंदी नजर है और तब एंडी कहता है कि अगर मैं उन्हें बता दूं कि मैं गे नहीं हूँ और तब रेड कहता है कि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और फिर एंडी के कहने पर रेड उसके लिए हथौड़ी मंगवा देता है और फिर जब रेड उस हथौड़ी को देखता है तो वो मन ही मन सोचता है इस हथौड़ी से सुरंग बनाने में तो 600 साल लग जाएंगे। दरअसल एंडी को पत्थर तराशने का शौक होता है और इसीलिए उसने ये हथौड़ी को मंगवाया होता है और एंडी तक इस हथौड़ी को पहुंचा दिया जाता है और फिर कुछ दिन बाद वो 3 लोग जिनकी नजर गंदी होती है एंडी पर वो उसे मौका देखकर पकड़ लेते हैं और उसे फिजिकली अब्यूज करते हैं और ये सिलसिला इसी तरह से 2 साल तक चलते रहता है और एंडी ने कभी भी किसी से इसकी कोई शिकायत नहीं की और उसके शरीर पर हमेशा चोटों के निशान रहते थे और चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी। एक दिन छत की मरम्मत करने के लिए कुछ कैदियों को चुना जाता है और इसमें रेड और एंडी भी होते हैं और यहाँ पर इनका जो इंचार्ज होता है जिसका नाम हेडली होता है और वो थोड़ा सा परेशान था और वो अपने साथियों को बताता है कि मेरे भाई ने मुझे $30,000 गिफ्ट किए हैं मगर उसका कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि सारा का सारा पैसा सरकार को टैक्स के रूप में चला जाएगा और एंडी और उसके साथी भी ये बात को सुन रहे होते हैं और फिर एंडी हेडली के पास जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम अपने बीवी पर विश्वास करते हो और ये बात सुनते ही हेडली को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पकड़कर छत के किनारे पर ले जाता है लेकिन इससे पहले कि वो उसे नीचे फेंकता एंडी उसे बताता है कि गवर्नमेंट का एक रूल है जिसके हिसाब से कोई भी इंसान अपनी पत्नी को अपने पूरे जीवन काल में $60,000 तक गिफ्ट कर सकता है और इस पैसे पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता और इस काम के लिए तुम्हें वकील की जरूरत होगी मगर मैं ये काम तुम्हारे लिए फ्री में कर दूंगा और बदले में तुम मेरे सभी साथियों को 3-3 बियर्स पिला देना। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि छत पर एंडी के सभी साथी बियर का मजा ले रहे थे यानी कि एंडी ने हेडली का काम कर दिया और फिर कुछ दिन बाद यहाँ जेल में सभी कैदियों को फिल्म दिखाई जाती है मगर एंडी उस कमरे से बाहर चला जाता है मगर जब वो बाहर जाता है तो उसे वो 3 लोग जो बार बार उसे फिजिकली अब्यूज करते हैं वो उसे पकड़ लेते हैं और वो उसे पकड़कर उस कमरे में ले जाते हैं जहाँ से मूवी चलाई जा रही थी। वो एक बार फिर से एंडी के साथ जबरदस्ती करना चाहते थे मगर वो तीनों में से जो हेड होता है एंडी उसके सिर पर वार कर देता है जिस वजह से वो एंडी को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। एंडी को इतना ज्यादा जख्मी कर दिया जाता है कि वो 1 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज हो जाता है और साथ ही उसे जिसने एंडी को मारा होता है उससे 1 हफ्ते के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है और 1 हफ्ते बाद जब वो अपने सेल में जाता है तो वहाँ पर वही ऑफिसर जिसका एंडी ने $30,000 का टैक्स बचाया था वो ऑफिसर उस आदमी को इतनी बुरी तरीके से मारता है कि वो हमेशा के लिए अपंग हो जाता है और फिर कुछ दिनों के बाद उस जेल का जो वार्डन होता है वो एंडी के सेल में आता है और उसके सेल की तलाशी करवाता है। दरअसल तलाशी एक बहाना होता है, असल में उसके ऑफिसर ने उसे बताया होता है किस तरह एंडी ने उसके $30,000 का टैक्स बचाया था और इसीलिए वो एंडी से मिलना चाहता था। एंडी
के हाथ में बाइबल होती है जिसे वो ले लेता है और उसे भी बाइबल पर बहुत विश्वास होता है। एंडी के सेल के अंदर बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस के फोटो होते हैं और साथ ही में एक एक्ट्रेस का बहुत बड़ा पोस्टर भी। तभी वार्डन कहता है कि ये सब चीज के लिए मैं अलाउ नहीं करता, मगर कभी कभी इसे इग्नोर किया जा सकता है। दरअसल सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये होती है कि वार्डन को वो हथौड़ी नहीं मिलती जो कि एंडी ने रेड से मंगवाई थी और वार्डन यहाँ से निकल जाता है। मगर कुछ ही पल के बाद वो फिर से लौट कर आता है और उसके हाथ में जो एंडी की बाइबल होती है वो उसे लौटाते हुए कहता है कि मुक्ति इसी में है। वार्डन एंडी से इम्प्रेस होता है और इसीलिए वो उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना देता है। लाइब्रेरी में एक बूढ़ा आदमी होता है जो कई साल से लाइब्रेरी को संभाल रहा है और अब एंडी को उसके अंडर काम करना है और साथ ही एंडी यहाँ पर दूसरे ऑफिसर्स की ITR भरना शुरू कर देता है और जैसे जैसे साल बीतते हैं एंडी का सारा काम बढ़ता ही चला जाता है और फिर उसे एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है और वो अपना असिस्टेंट अपने सबसे अच्छे दोस्त को जिसका नाम रेड है उसे बनाता है। धीरे धीरे इसी तरह से वक्त बीतता चला जाता है और फिर एक दिन लाइब्रेरियन जिसके अंदर एंडी काम करता है वो एक आदमी के गर्दन पर चाकू रख देता है। दरअसल सरकार ने उसकी सजा माफ कर दी थी पर वो इस जेल को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। आज उसे इस जेल में पूरे 50 साल हो चुके हैं और ये जेल की दुनिया ही उसकी अब असली दुनिया बन चुकी है और उसे लगता है कि अगर उसने किसी का खून कर दिया तो उसकी सजा बढ़ जाएगी और उसे इसी जेल में रखा जाएगा। मगर एंडी और रेड के समझाने पर वो बूढ़ा लाइब्रेरियन ब्रुक्स जिस आदमी पर उसने चाकू लगाया होता है वो उसे छोड़ देता है। जेल से छूटने के बाद लाइब्रेरियन ब्रुक्स को सच में बहुत अजीब लगता है। 50 सालों में बाहर की दुनिया की रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है। जहाँ पर पहले सड़क पर सिर्फ 1 या 2 गाड़ियाँ दिखती थी, अब सड़क पर गाड़ियों की भीड़ है और इस तेज रफ्तार वाली बाहर की दुनिया में ब्रुक सरवाइव नहीं कर पाता और वो अपनी जान दे देता है। और वहीं पर फिर हमें जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वार्डन एक नया प्रोग्राम शुरू करता है और इस प्रोग्राम का नाम होता है इन आउट, जहाँ पर जेल के कैदियों को बाहर ले जाकर बाहर का काम करवाया जाएगा। और इस प्रोग्राम के जरिए वार्डन को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं क्योंकि जेल के कैदियों की लेबर बहुत ज्यादा सस्ती होती है और इसी के कारण वार्डन बहुत सारे पैसे बना लेता है पर उसका ये सारा पैसा ब्लैक मनी होता है और एंडी उसकी मदद करता है वो सारे ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए। वो उसका पार्टनर एक ऐसे आदमी को बनाता है कि जो इस दुनिया में है ही नहीं, यानी कि वो रैंडल स्टीवेंस के नाम पर नकली डॉक्यूमेंट्स को बनाता है और उसके अकाउंट में सारा पैसा ट्रांसफर कर देते हैं ताकि अगर कल को पुलिस को पता भी चल जाए तो पुलिस एक ऐसे आदमी को ढूंढ रही होगी जो कि कभी इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। और फिर इस जेल में एक नया कैदी आता है जिसका नाम टॉमी होता है। टॉमी बहुत यंग होता है, वो आज तक कई जेलों में जा चुका है और फिर जब उसे पता चलता है कि एंडी ने आज तक कई लोगों की मदद की है तो वो उसके पास जाता है और उसे कहता है कि वो अपने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करना चाहता है ताकि जेल से निकलने के बाद वो अपने बीवी और बच्चे के साथ एक अच्छी जिंदगी जी सके। एंडी उसमें इसकी मदद करता है। एक दिन टॉमी रेड के पास जाता है और वो उससे पूछता है कि एंडी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है मगर वो इस जेल में क्या कर रहा है। तब रेड उसे बताता है कि उसने अपनी पत्नी और अपने पत्नी के लवर का कत्ल किया था। एंडी एक बहुत बड़ा बैंकर था और ये सुनते ही टॉमी पूरी तरीके से शांत हो जाता है और अगले पल टॉमी के सामने एंडी और रेड होते हैं और टॉमी उन दोनों को बताता है कि वो एक बार एक जेल में गया था जहाँ पर उसे एक कैदी मिला था और वो कैदी ने बताया था कि एक रात को वो एक घर में चोरी करने के लिए गया था मगर उस घर का ओनर जाग गया और उसने ओनर को और उसकी पत्नी को गोली मार दी और बाद में उसे पता चला कि वो दोनों हस्बैंड और वाइफ नहीं थे बल्कि उन दोनों का अफेयर चल रहा था और वो औरत एक बहुत बड़े बैंकर की वाइफ थी और उस बैंकर को उसकी पत्नी और उसके पत्नी के लवर के कत्ल के इल्जाम में अरेस्ट किया गया था। और यहीं पर हमें पता चलता है कि एंडी बेगुनाह था और ये सब कुछ जानने के बाद एंडी वार्डन के पास जाता है मगर वार्डन जानबूझकर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता क्योंकि एंडी ही वो इंसान है जो उसके ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करता था और एंडी उसके सारे राज को जानता था और एंडी उसे इनडायरेक्टली धमकी देता है कि मैं तुम्हारे ब्लैक मनी के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। और ये बात सुनकर वार्डन को गुस्सा आ जाता है और वो एंडी को 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल देता है और साथ ही टॉमी जिसकी गवाही से एंडी रिहा हो सकता था वार्डन उसे शूट करवा देता है। और उसके बाद वो एंडी के सेल में जाता है और वो उसे बताता है कि टॉमी ने भागने की कोशिश की थी और इसी
इसीलिए उसे गोली मार दी गई। मगर एंडी जानता था कि वार्डन झूठ बोल रहा है और वो उससे कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारा कभी भी कोई काम नहीं करूंगा। और फिर वार्डन कहता है कि इसे 1 और महीने काल कोठरी के अंदर ही रखो। और फिर काल कोठरी में पूरे 2 महीने गुजारने के बाद जब एंडी बाहर आता है तो रेड उसके पास आता है और एंडी उसे पूछता है कि क्या तुम कभी इस जेल से बाहर निकल पाओगे। रेड कहता है जब मैं बूढ़ा हो जाऊं और मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो तब। फिर एंडी कहता है कि मैं यहाँ से निकल के ज़्युआतेनियो जाऊंगा। ये मैक्सिको में समंदर किनारे एक बहुत खूबसूरत जगह है और कहा जाता है कि इंसान अपने आप को यहाँ पर खो देता है और मैं वहीं पर अपना एक रेस्टोरेंट खोलूंगा और समुंदर किनारे अपने नाव को रिपेयर करूंगा और गहरे समुंदर में अपने दोस्तों के साथ मछली पकड़ने के लिए निकल जाऊंगा। मगर रेड ये सब सुनकर परेशान हो जाता है और वो कहता है कि उम्मीद बहुत खतरनाक चीज होती है और ये इंसान को पागल तक कर देती है और तुम्हें सच्चाई की दुनिया में वापस लौटना होगा और मैक्सिको यहाँ से बहुत दूर है। और फिर एंडी कहता है कि तुम सच कहते हो, मेरे पास यहाँ पर सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं घुट घुट के जीऊं या फिर मैं मर जाऊं। वहाँ से जाते वक्त एंडी रेड से कहता है कि वादा करो कि तुम मेरा एक काम करोगे और रेड कहता है कि हाँ मैं जरूर करूँगा। एंडी कहता है कि बस्टन के पास एक बहुत बड़ा मैदान है और उस मैदान में एक बहुत बड़ा पेड़ है और उस पेड़ के पास एक पत्थर की दीवार है और उस पत्थर की दीवार पर एक काले रंग का पत्थर है और उस पत्थर के नीचे कुछ तो गड़ा है और वादा करो कि जब भी तुम जेल से बाहर निकलोगे तुम वहाँ पर जरूर जाओगे। फिर रेड पूछता है कि उस पत्थर के नीचे क्या है। एंडी कहता है कि इसके लिए तुम्हें वहाँ पर जाना होगा और ये सब कहकर एंडी सीधा वार्डन का काम करने के लिए चला जाता है और वार्डन का काम खत्म कर उसके सारे डॉक्यूमेंट्स एक खास तिजोरी में रखता है। डॉक्यूमेंट्स को रखने के बाद वार्डन एंडी को अपने कपड़े देता है और वो कहता है कि मेरे कपड़ों को इस्त्री करवा देना और मेरे जूतों को आईने की तरह चमका देना। और उसके बाद में एंडी वापस अपने सेल में आ जाता है और वहीं पर रेड उस रात को बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि एंडी अपनी जान दे सकता है। और सुबह जब सभी के सेल के दरवाजे खुलते हैं तो एंडी अपने सेल से बाहर नहीं आता और जब गार्ड उसके सेल के पास पहुंचता है तो वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। और वहीं पर हमें वार्डन को दिखाया जाता है जो कि अपने जूते पहनने के लिए निकालता है मगर उस बॉक्स में उसके नहीं बल्कि एंडी के जूते होते हैं। और तभी सायरन बजने लगता है और ये सायरन होता है किसी कैदी के भागने का। और फिर वार्डन एंडी के सेल में जाता है और वहीं पर रेड को भी बुलाया जाता है और वार्डन रेड से पूछता है कि एंडी कहाँ पर है और रेड कहता है कि मुझे क्या पता। और इस बात पर वार्डन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि क्या एंडी कोई भूत था जो रातों रात यहाँ से गायब हो गया और पीछे छोड़ गया ये कंकर और पत्थर। और उसके हाथ में जो पत्थर होते हैं वो उनकी तरफ फेंकना शुरू कर देता है और वो एक पत्थर उस पोस्टर पर भी मारता है जो कि दीवार पर लगा हुआ था मगर पत्थर टकरा कर नीचे नहीं गिरता बल्कि पोस्टर के आर पार हो जाता है। और जब वार्डन उसके अंदर अपना हाथ डालता है तो वो देखता है एंडी ने वहाँ पर बहुत बड़ी सुरंग बना रखी थी। उसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो दीवार बहुत ज्यादा मजबूत होती है और बिना मशीन के इस दीवार पर सुरंग बनाना लगभग नामुमकिन था। मगर एंडी नामुमकिन को मुमकिन कर यहाँ से भाग गया था। और इसके बाद सभी गार्ड्स उस तरफ जाते हैं जहाँ से एंडी बाहर निकला था और वहीं पर गार्ड्स को एंडी के पुराने कपड़े, कंघी और साबुन और वही हथौड़ी जो उसने रेड से 20 साल पहले मंगवाई थी वो सब चीजें उन्हें मिलती है। और ये वही हथौड़ी होती है जिससे 20 सालों से एंडी अपने जेल की दीवारों में सुरंग बना रहा था और साथ ही उस दीवार से जो भी मिट्टी निकलती थी वो उसे अपने जेब में रखकर ग्राउंड में गिरा देता था। और एंडी ने आखिरी बार जब वार्डन के लिए काम किया था तो वो वार्डन के सारे काले धन के डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेता है और उसके पास जो उसकी बाइबल होती है उसकी तिजोरी में रख देता है। और साथ ही वार्डन ने जो उसे कपड़े इस्त्री करने के लिए दिए थे एंडी उन कपड़ों को अपने कपड़ों के अंदर पहन लेता है। साथ ही उसके जूते जो वार्डन ने उसे पॉलिश करने के लिए दिए थे एंडी उन्हें पहनकर वहाँ से निकल जाता है। रात को जैसे ही जेल में सारी लाइटें बंद हो जाती है एंडी उस सुरंग से बाहर निकलता है और वहाँ पर जो गटर का पाइप था उसे तोड़ता है और गटर के पाइप में से रेंगते हुए वो उस जेल से जहाँ से आज तक कोई नहीं भाग सका था वो वहाँ से भाग जाता है। हालांकि एंडी जिस गटर के पाइपलाइन में से निकला था वो 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर लंबा था। और फिर अगली सुबह एंडी उस बैंक में जाता है जहाँ पर वार्डन का सारा काला धन होता है और ये सारा पैसा एक ऐसे आदमी के नाम पे होता है जो कि इस दुनिया में कभी पैदा ही नहीं हुआ था। दरअसल एंडी उस आदमी के सिग्नेचर्स जेल से ही प्रैक्टिस करता
था और उसी के साथ में एंडी के पास उस आदमी के नाम के सारे डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद होते हैं और इसीलिए एंडी बैंक में जाकर वो सारे पैसों को निकाल लेता है और ये टोटल पैसे होते हैं 2.95 मिलियंस। यानी कि एंडी सिर्फ आजादी नहीं हुआ है बल्कि अब वो बहुत ज्यादा अमीर भी बन चुका है। एंडी के पास वार्डन के खिलाफ काले चिट्ठों के सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसे वो प्रेस को भिजवा देता है और अगली सुबह वो सारी खबर अखबार में छप जाती है और जब वार्डन तिजोरी खोलकर देखता है उसमें उसकी डॉक्यूमेंट्स नहीं बल्कि बाइबल होती है और बाइबल के पहले पेज में एंडी ने लिखा होता है कि तुमने सही कहा था कि मुक्ति इसी में है। और जब वार्डन पेज पलटता है तो वो देखता है कि वहाँ पर हथौड़ी का एक निशान होता है। दरअसल एंडी ने बाइबल के पेज को काटकर हथौड़ी के शेप में एक साचा बनाया होता है जिसके अंदर वो अपनी हथौड़ी को छुपाया करता था। और आज से 20 साल पहले जब वार्डन एंडी के सेल में गया था और उसने एंडी के बाइबल को वापस उससे लौटाई थी, उस वक्त भी वो हथौड़ी उसी बाइबल के अंदर थी। और अब वार्डन का पूरा सच बाहर आ चुका है और पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए आ रही होती है, मगर इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्तार करती वार्डन खुद को ही गोली मार लेता है। और फिर कुछ वक्त बीतने के बाद एंडी की दोस्त रेड की भी सजा माफ कर दी जाती है और उसे एक नौकरी दिलाई जाती है, मगर बाहर की दुनिया में रेड का दिल बिल्कुल भी नहीं लगता क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के 40 साल जेल में गुजारे थे। और रेड भी उसी कमरे में रहता है जहाँ पर लाइब्रेरियन ब्रुक्स रहा करता था और रेड भी अपनी जान देना चाहता है, मगर तब उसे वो वादा याद आता है जो उसने एंडी से किया था। और फिर वो उसी मैदान में जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ होता है और साथ ही में पत्थरों की दीवार भी होती है और उस दीवार पर एक काला पत्थर होता है। और जब वो उस पत्थर को उठाता है तो उसके नीचे एक बॉक्स होता है और उस बॉक्स के अंदर कुछ पैसे और एक लेटर होता है और वो लेटर एंडी ने लिखा होता है और उसमें लिखा होता है कि क्या तुम्हें वो जगह का नाम याद है जो कि मैंने तुम्हें जेल में बताई थी। और तभी रेड कहता है जिवातिन्यो और वो कहता है कि तुम उस जगह पर आ जाओ, मैं तुम्हारा वहीं पर इंतजार कर रहा हूँ। और आखिर में एंडी ने लिखा होता है कि उम्मीद एक बहुत अच्छी चीज होती है, बल्कि सभी अच्छी चीजों में सबसे अच्छी चीज, और अच्छी चीज कभी भी नहीं मरती। और इसके बाद रेड वहाँ पर पहुँच जाता है और जब वो समुंदर किनारे जाता है तो वो देखता है एंडी वहाँ पर बैठकर अपनी नाव को ठीक कर रहा होता है। ये जगह, ये सब कुछ एंडी का वो सपना होता है जो कि उसने रेड से उस जेल में शेयर किया था। और रेड ने उसे कहा था कि उम्मीद अच्छी नहीं होती, उम्मीद इंसान को पागल कर देती है, मगर उम्मीद शायद इस दुनिया की सबसे अच्छी चीज है जिसके बदौलत ना सिर्फ एंडी ने 20 सालों में उस सुरंग को बनाया था बल्कि उसने अपनी जिंदगी में वो सब कुछ पा लिया जो वो पाना चाहता था। और इसी के साथ हमारी मूवी की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस मूवी से हम समझ सकते हैं कि इंसान को कभी भी होप नहीं खोनी चाहिए क्योंकि होप ही इस दुनिया की सबसे अच्छी चीज है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।